जो आरोप लगे हैं बहुत गंभीर आरोप हैं। मैं जानती हूं आप इस पर बयान बार बार दे रहे हैं, लेकिन आपके शिविर और आश्रम में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे हैं और पॉक्सो के तहत ये आरोप लगना बहुत गंभीर होता है। आप क्या कहेंगे इस पर? हमारे आश्रम की बात नहीं कही गई है, ये आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। हमारे ऊपर ज़रूर उन्होंने लगाया है, लेकिन वो बच्चे हमारे यहाँ कभी आए नहीं, हमसे कभी मिले नहीं, तो फिर इसमें कैसे उनका केस बनता है ये अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। वो बच्चे कभी हमारे यहाँ नहीं रहे, हमारे आश्रम के अंग नहीं हैं वो। अच्छा। तो इसलिए उनसे हमारा मिलना ही जब नहीं हुआ कभी, तो कैसे ये कहानी बन पाएगी। नहीं स्वामी जी, आप कह रहे हैं आप कभी मुलाकात आपकी इन बच्चों से हुई ही नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि कोर्ट ने इसमें कुछ तथ्य तो पाया होगा, तभी एफआईआर के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। ऐसा है कि अगर तथ्य पाया है तो ये बात लिखनी चाहिए थी ना, जज को अपने ऑर्डर में लिखनी चाहिए थी कि मैंने कुछ तथ्य पाया है। जज तो कह रहा है कि हमने पुलिस इंक्वायरी कराई, उसके आधार पे कर रहा हूँ। तो पुलिस इंक्वायरी कराई, जज ने तो अपने तरफ से कुछ देखा ही नहीं है और कह रहा है एफआईआर दर्ज करो। और जब कह रहा है कि पुलिस इंक्वायरी करा ली, इंक्वायरी कराने के बाद एफआईआर होता है। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो जब आपने पहले इंक्वायरी करा ली, अब वो प्रथम सूचना कहाँ रह गई? प्रथम सूचना अलग वस्तु होती है, इंक्वायरी के बाद प्रथम सूचना होती है। ये अपने आप में अनोखा केस बनता चला जा रहा है कि इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद कहते हैं प्रथम सूचना दर्ज करो। प्रथम सूचना शब्द रो रहा है कि ये मेरा क्या अर्थ किया जा रहा है। प्रथम सूचना का मतलब है जैसा कहा जा रहा है, पहली बार जो सुना वो लिख लो, उसके बाद बात होगी। तो प्रथम सूचना यहाँ कहाँ है? जब कोर्ट कह रहा है कि जांच हो गई है, उसकी रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है, पुलिस ये कह रही है, तो फिर प्रथम सूचना दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, ये शब्द कैसे बनता है बताओ? इसका मतलब है कि मखौल उड़ाया जा रहा है कानून का, दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का, और फर्जी कहानी को असली जामा पहनाने की, अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से सनातन धर्म को विखंडित करने का, अपमानित करने का और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा है स्वामी जी, क्योंकि आरोप लगते हैं तो सनातन की छवि धूमिल होती है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि जो याचिका करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने तो बच्चों के बयान, वीडियोग्राफी और सीडी भी कोर्ट में पेश कर दिया। आप कह रहे हैं ये सारे मामले फर्जी। अब क्या किया है वो तो वही जाने जी। आशुतोष जो कह रहे हैं वो आप लोगों के सामने है, लेकिन हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना। जो कहानी उन्होंने कही है उसको उनको सिद्ध करना होगा। ये सही बात आप कह रहे हैं कि अगर आरोप लगे हैं तो सिद्ध तो करने होंगे, लेकिन क्योंकि मामला पॉक्सो का है स्वामी जी, इसीलिए ये, और आप आकर इस पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे बोलूंगी क्योंकि वो रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। अब रामभद्राचार्य जी ने शुरू से ये कहा है कि आपने संत परंपरा का पालन नहीं किया, तो ये तो एक तरह से आप दोनों के बीच की भी जंग हो गई है। ठीक है, हिस्ट्री शीटर को चेला बना करके शंकराचार्य के ऊपर आरोप मढ़ना ये परंपरा का पालन है। अगर ये परंपरा का पालन है तो वो तो कर ही रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कर सकते। ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं, उन पर आप भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। आप हिस्ट्री शीट बनाओ, अपराध करके एक के बाद एक हिस्ट्री शीटर हो जाओ, इनामी घोषित हो जाओ, उसके बाद फिर एक महात्मा के पास जाके चोला पहन लो और कहने लगो कि अब हम महात्मा हो गए, तो महात्मा का वेश धारण करके समाज में घूमने लगो। उसका पर्दाफाश जरूर हो रहा है कि ये हिस्ट्री शीटर कैसे अचानक आते हैं और कैसे अपने आप को जगत गुरु कहने वाले लोग उनको कैसे महात्मा बना करके, अपना शिष्य बना करके कैसे घुमाने लग जाते हैं। ये हो रहा है धर्म के क्षेत्र में। इसका पता जरूर जनता को लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए स्वामी जी, आप जानते हैं कि इस पूरे विवाद की गूंज कैसे है, सियासी पार्टियां भी इस पर बोल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 का चुनाव है। अब ये तो व्यक्तिगत आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या सनातन की छवि इन आरोपों से धूमिल हो रही है? ये जो आरोप आप पर लगाए, आपको क्या लग रहा है? नहीं, इन आरोपों से छवि धूमिल नहीं होगी, बल्कि सनातन धर्म को ग्रसने के लिए जो राहु आ रहा है,
सनातन धर्म रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए जो राहु आ रहा है उसका पर्दाफाश होगा। ये गलत लोग हैं जो साधु वेश में आकर के धर्म के क्षेत्र में भी अपराधी करना चाहते हैं। एक हिस्ट्री सीटर अचानक साधु वेश बना करके आ जाता है और धर्म के क्षेत्र में भी वो अपना पुराना काम जारी रखता है। ये जनता को कम से कम इसी बहाने पता चल रहा है। स्वामी जी, आपने जो बातें रखी हैं, मैं बस ये कहूंगी कि अब इस पूरे मामले में अभी तो जांच शुरू हुई है, लेकिन और आप बार बार कह रहे हैं आप सहयोग भी करेंगे। अब इस मामले में आपकी टीम बेल के लिए भी गई है, ये भी बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये साजिश है, जैसा कि आप बार बार कह रहे हैं कि एक सियासी साजिश है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं अपने मेहमानों के माइक ऑन करूं उससे पहले कुछ सवाल। शंकराचार्य की क्या कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है? यही वजह है कि वो हाईकोर्ट गए, उनकी टीम हाईकोर्ट गई है अग्रिम जमानत के लिए। अभी मुक्तेश्वरानंद पर यूपी में संकट है या सियासत? शंकराचार्य बहाना है, विपक्ष का 27 पर निशाना साधना ही काम इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्टिव है। शंकराचार्य विवाद से ब्राह्मण वोटों पर क्या असर होगा, और यह बात राजनीतिक दल समझ रहे हैं। और सवाल यह भी कि क्या 2027 तक शंकराचार्य पर यह लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि 27 का जो रिजल्ट है वो अहम है। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागे, आप देख रहे हैं लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जी को, आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मगुरु स्वामी उमेश पुरी जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं योगीराज सरकार जो कि मीडिया इंचार्ज है स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के, और आचार्य राज मिश्रा स्टूडियो में धर्मगुरु मेरे साथ है, और करुणा सागर जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सबसे पहले तो ये शुरुआत करना चाह रही हूं कि ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद में एक संत समाज का विभाजन साफ नजर आता है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद लगातार रामभद्राचार्य पर आरोप लगा रहे हैं, स्वामी उमेश पुरी, और उल्टा वहां से आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे, और क्योंकि उनके जो शिष्य हैं उन्होंने ही ये सारे आरोप लगाए हैं। ये बड़ी तस्वीर अच्छी नहीं है। लेकिन योगीराज सरकार को प्लीज स्क्रीन पर ले लीजिए, क्योंकि वो मीडिया इंचार्ज है स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के, और मैं चाह रही हूं कि वो जरा स्क्रीन पर रहें। मैं योगीराज सरकार जी के साथ ही शुरुआत करना चाह रही हूं। मुझे बताइए योगीराज जी कि ये जो आरोप लग रहे हैं, रामभद्राचार्य पर उल्टा आरोप लगाना यहां से किया जा रहा है, वहां से आप पर आरोप लग रहे हैं, ये तस्वीर बहुत खराब लग रही है। देखिए, ऐसा है, रामभद्राचार्य जी के ऊपर हमने कोई आरोप नहीं लगाया है, बल्कि रामभद्राचार्य ही आरोप लगा रहे हैं, उनका शिष्य आरोप लगा रहा है। अब देखिए, आरोप लगाने वाला कौन है? हिस्ट्री सीटर है। अब वो आरोप लगा रहा है। नहीं, आप तो ये कहते रहे कि वो विकलांग हैं, वो तो जगत गुरु बनने लायक नहीं है, ये तो खुद अभी मुक्तेश्वरानंद जी का बयान है, ये पहले ही आप बोलते रहे। ये शास्त्र कहता है, ये शास्त्र कहता है, शास्त्र। हम लोग शास्त्र की भाषा बोलते हैं, शास्त्र में विश्वास रखते हैं, अपने ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषद में, तो हम शास्त्र की भाषा बोल रहे हैं। शास्त्र कहता है कि वो विकलांग है तो वो जगत गुरु नहीं हो सकते हैं, ये शास्त्र कह रहा है। बिल्कुल शास्त्र कहता है विकलांग आदमी नहीं, मैं इस पर जरा, हालांकि ये मेरी डिबेट का मुद्दा नहीं है, लेकिन क्या ये दो बड़े धर्माचार्यों के बीच में विवाद का विषय हो सकता है आचार्य जी? नहीं, मुझे लगता है कि इससे सिर्फ सनातन को नुकसान किया जा रहा है। मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूं, मैं शंकराचार्य जी के पक्ष में ही बोल रहा था और बोल भी रहा हूं, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। लेकिन ये विषय कहीं भी नहीं हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति जगत गुरु नहीं हो सकता अगर वो जन्मजात, उसने खुद तो जन्मजात अपना आंखों को मांगा नहीं है कि मेरे अंदर आंख ना हो, ठीक है। और हम सभी लोगों ने सूरदास के पद खूब गाए हैं, और आप सबको पता होना चाहिए कि भगवान को सूरदास के पद बहुत पसंद थे। आप सभी को ये विषय पता होना चाहिए। और अगर आप अंगहीन की बात करते हैं, कुब्जा की कथा आपने सुनी होगी। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जाकर के मुलाकात कहां पर किया? अगर भगवान मथुरा पहुंचते हैं तो कुब्जा से मुलाकात करते हैं, जो शायद 8 अंगों से टेढ़ी थी। समझ में आया? जिसको त्रिवक्रा कहा जाता था, जो अलग अलग अंगों से टेढ़ी थी। तो किसी का अंग इत्यादि इसमें मायने नहीं रखता। मैं आपको फिर से एक बात क्लियर कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए। आप लोगों की लड़ाई के अंदर सनातन बदनाम हो रहा है,
सबसे बड़ा हमारा नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा सनातन का नुकसान हो रहा है। चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद पहली बोले, बार नहीं है कि दो धर्माचार्य आमने सामने हो। ये धर्माचार्य हो ही नहीं सकते, फिर धर्माचार्य नहीं हो आप सकते। दोनों कोई कह रहे हैं धर्माचार्य फिर धर्माचार्य नहीं हो दोनों सकते। नहीं है। श्री रामचरितमानस के अंदर बाकायदा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि संत सहाय दुख पर हित लागी और पर दुख हेतु असंत अभागी। जो दूसरे के दुख का कारण बने वो संत हो ही नहीं सकता है। मैं एक मिनट कॉन्टेक्स्ट में आना चाह रही हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में डिबेट हो रही है। आप कह रहे हैं दोनों ही धर्माचार्य नहीं हो सकते। लड़ाई नुकसान पहुंचा रही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर जो आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं। अब वो गंभीर आरोप पॉक्सो के तहत लगे हैं। अनुराग जी को स्क्रीन पर रखिए, स्वामी प्रोफेसर रागी शांतनु जी, ये जो आरोप लगे हैं अनुराग जी, ये पॉक्सो के तहत लगे हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं आप जानते होंगे कि बहुत गंभीर धाराओं के तहत ये आरोप लगे हैं। क्या ये आरोप गलत हैं? क्या ये आरोप सियासी रूप से लगाए गए हैं क्योंकि वहां आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी खुलकर समर्थन कर रही है? अनुराग जी देखिए, एक बात आपको मान के चलिए कि ये बोलना हाँ हम समर्थन कर रहे हैं कि किस संत समाज का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जैसा आपने हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी बोला था कि बहुत ही सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के ऊपर में भी मुकदमा लगाने के लिए कुछ लोग आए थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने मना कर दिया था। बोले नहीं,